अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Student, welcome to the physics class. We just discussed the third axis and the z axis and हमने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग है लोगों से इस हवाले से क्वेश्चन पूछना और अपने IQ को ब्रॉड करना. फिजिक्स में बच्चों जो लेटली टॉपिक हमने डिस्कस किया था एंड दैट वाज प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक न्यूमेरिकल से पहले वाला, वो था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स का सेकंड केस, जब वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे. जब वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है. सेकंड केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. हमने 3 केस पढ़े थे बच्चों वेक्टर एडिशन के. नंबर 1, जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो. नंबर 2, जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो. नंबर 3, जब वेक्टर्स रेंडम हो. रेंडम का मतलब वो रेंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्या मतलब हुआ? पैरेलल का मतलब है या तो ऐसे हो या ऐसे. परपेंडिकुलर का मतलब है अगर एक वेक्टर ऐसे है तो एक वेक्टर ऐसे होगा. और रेंडम का मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो. अब ये वेक्टर आपस में नहीं पैरेलल है नहीं परपेंडिकुलर. तो थर्ड वाले के लिए हमने मेथड देखा था हेड टू टेल रूल. और मैंने आपसे कहा था बच्चों पहले दोनों पे भी हेड टू टेल रूल अप्लाई हो सकता है. जैसे सेकंड वाले के लिए हमने क्या कहा कि वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनको आपस में ऐड करना है. अब इनको आपस में कैसे ऐड करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले पहला वेक्टर ड्रॉ कर देंगे. और इसके हेड पे रख देंगे दूसरा वेक्टर. स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है. ये हो गया सेकंड वेक्टर. अब इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? जैसे रिजल्टेंट निकलता था, फर्स्ट की टेल और लास्ट के हेड से मीट करा देंगे. ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर. इस रिजल्टेंट वेक्टर का कोई फॉर्मूला है? इस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था बच्चों. अपने पास जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लें. रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आर है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस. इसकी एक एग्जांपल भी करवा देता हूँ कि कैसे आया है ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर. मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी करवा देता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लें अपने पास. ये हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन का, जब वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो. कोई मुझे बता सकता है ये फॉर्मूला कहाँ से बिल्डअप हुआ है? ये फॉर्मूला कहाँ से बनाया है हमने? ये फॉर्मूला कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ है, कोई बता सकता है? वेरी गुड आयशा. आयशा ने जवाब दिया है. और कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना. 9th वाले स्टूडेंट को नहीं आ रहा. चलो मैं बता देता हूँ दोबारा. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये उतार लिया सबने? अब देखो बच्चों ये बना कैसे.
हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के हमने नाम रखे हैं बच्चों। जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो एंगल जो हम स्टडी कर रहे हैं एंगल, दो एंगल बचते हैं, एक ये और एक ये। लेट्स से हम ये वाला एंगल डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है, और जो थर्ड साइड बच जाती है वो होती है बेस। ये तो है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के नाम। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के नेम क्या हैं? ठीक है, इसके नेम्स हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज जो कि है 90 के सामने। याद रखिएगा ये सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और एक साइड बच जाती है, उसको हम कहते हैं बेस। अब पाइथागोरस ने इसको स्टडी किया और सिर्फ फॉर्मूला बनाया कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल the square of hypotenuse will be equal to the sum of square of perpendicular and square of base। अगर हम एक राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे तो वो बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये मैथ्स का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको फिजिक्स पे हमने कैसे अप्लाई किया? हमने कहा भाई हमारे पास ये बी और पी के बजाय अगर वेक्टर हो, जब भी हमने सेकंड मेथड पढ़ा वेक्टर एडिशन का, वो क्या था? जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और जो हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट वो है आर। ऐसे ही होता है। मैं और क्लियर कर दूं कि इनके डायरेक्शंस कहाँ पर हैं। ये है ए, यहाँ जा रहा है, बी यहाँ जा रहा है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इस पे अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज की जगह बच्चों आ जाएगा आर, क्योंकि ये है हाइपोटेन्यूज और हमारे लिए ये है आर वेक्टर, आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी ए और किसी को भी बी बोल दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें इसके लिए हम स्क्वायर, जब बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों, तो यहाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ बचा आर। तो आर का फॉर्मूला क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए कुछ बच्चों ने बताया कि सर आपने पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला बनाया। हमने राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ये था पाइथागोरस थ्योरम और ये हमारे वेक्टर का फॉर्मूला जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर ऐड हो रहे हैं। मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे होते हैं। वो वेक्टर्स बच्चों जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि अगर एक ऐसे है और एक ऐसे हो, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। इनको ऐसे करेंगे, इनको भी हेड टू टेल की तरह ही करते हैं बेसिकली, कि पहले पहला वेक्टर ले लेते हैं और इसके हेड पे रख देते हैं दूसरा वेक्टर। और रिजल्टेंट का क्या तरीका देखा था बच्चों हमने? रिजल्टेंट निकलता है जो फर्स्ट की टेल से स्टार्ट होता है और लास्ट के हेड पे जाता है। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ए और बी को ऐड किया तो रिजल्ट आ गया रिजल्टेंट। इसकी इक्वेशन जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि रिजल्टेंट कैसे आया? रिजल्टेंट आया जब हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दिया। लेकिन ऐसा सिंपली होगा नहीं कि आपके पास एक वेक्टर 4 गिवन है और एक वेक्टर 3 गिवन है, आपने दोनों को ऐड करके 7 लिख दिया। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये सिंपल मैथ की एडिशन नहीं है। ये जो फॉर्मूला हमें बता रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है हमने कहीं पर। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि दो वेक्टर्स को ऐड करके हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। आर का आंसर निकलेगा कैसे? आर का मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे? जब हम ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ए हमने लिया था अभी 4 का स्क्वायर, बी हमने लिया था 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 16। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 16 और 9 ऐड करोगे आंसर क्या आएगा?
25 का अंडर रूट लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बाहर? 5। समझ में आया? दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं 3 और 4 वाले, और उनका रिजल्ट आ रहा है 5। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम उसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला बेटा हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा। डायरेक्शन हमने नहीं निकालनी। आप लिखेंगे कैसे? एक वेक्टर है 4, उसमें एक वेक्टर ऐड किया जो कि हमने है 3, और रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया? 5। इसका मतलब सिंपल मैथमेटिकल एडिशन तो नहीं हुई है, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। आपने भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और रिजल्टेंट निकालना। अगर ये न्यूटन में होंगे बच्चों तो ऑब्वियसली 5 न्यूटन आएगा। अगर ये बच्चों मीटर के अंदर होंगे, 4 मीटर, 3 मीटर, तो ये भी मीटर्स में आंसर आएगा। क्लियर है? मैं एक दफा दोबारा आपको बता दूं कि हम पढ़े थे सेकंड केस। सेकंड केस ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने देखा कि वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इनको ऐड करने के लिए डायग्राम जो बनेगी वो वैसे ही बनेगी और राइट ट्रायंगल बन जाएगा हर सवाल में ऐसे। ये रिजल्टेंट होगा, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। रिजल्टेंट की इक्वेशन जो आप लिखोगे वो सिर्फ लिखने की हद तक तो यही होगी कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है जब फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर में ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐड ऐसे करना नहीं है आप, ये सिर्फ वेक्टर का बता रहा है कि कैसे वेक्टर आएगा। अब वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम सिर्फ आर बोलेंगे, वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों आपकी बुक की एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन वो सारे मैंने वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए हुए हैं, वो आप वीडियो लेक्चर देखिएगा, मैं आपसे शेयर भी करूंगा और आपकी इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तीनों केसेस की भी, और सिंपल जो ऐड सब्ट्रैक्ट वाले थे फर्स्ट केस वो भी, और थर्ड केस। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, वो आपने भी सॉल्व करना, उसको मुझे बताना रिजल्ट क्या आएगा। एक वेक्टर है 8 न्यूटन, एक वेक्टर है इसका रिजल्टेंट फाइंड करके बताएं क्या आएगा। मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया 8, ये हो गया 6, और ब्लू से निकाल रहे हैं हम रिजल्टेंट। तो हमें इसका आर फाइंड करना है। एरो बनाना मत भूलिएगा बच्चों, वेक्टर एरो के बगैर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाथ पैर के बगैर इंसान। आर का बताइए आंसर क्या है? जी जी जी, मैं पोर्टल पे होमवर्क में दे दूंगा। अरशद और उमर, आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? अरशद और उमर, आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? जो बात समझ में नहीं आ रही थी, मेरा क्वेश्चन अब समझ में आ गया? ओके। आयशा आयशा ने आंसर दे दिया, उमर ने आंसर दे दिया, असद ने आंसर दे दिया। बाकी बच्चे भी आंसर दे दें तो मैं आपको देता हूँ। जी हलीमा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा। हलीमा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा। आयशा ने दिया है आंसर, फिजर जमीन ने दिया है आंसर। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और कुछ बच्चों ने सही आंसर नहीं दिया। देखो बच्चों, आर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड का, कितना मैग्नीट्यूड बताया था फर्स्ट का? 8 का स्क्वायर, और बी का बताया था 6।
अरे भाई आप बीच में मैसेज करते हैं तो मेरा पेन वहीं रुक जाता है लिखते लिखते। अभी देख लें, अपना आंसर बता रहा हूँ। 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 10। आर का आंसर आ गया 10। असद भाई देख लें, बाकी सब बच्चे भी देख लें। क्लियर है? इस तरीके से रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है बच्चों हमने, डायरेक्शन ही निकाली। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बला आ गई, इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन निकालने के लिए कहा ही नहीं है, नहीं मैंने आपको बताया, आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ऑब्वियसली मैट्रिक को तो बताऊंगा, लेकिन अभी कंबाइंड क्लास है, मैं इसलिए यहीं तक इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अब किन बच्चों ने अभी दोबारा कुछ क्वेश्चन पूछा है? अब फातिमा का आ गया, बतूल क्या हो गया भाई? बतूल ये आंसर कैसे लेकर आ गई? आयशा देख लिया आंसर, समझ आ गया? हाँ पूछ लेता हूँ। आयशा समझ में आ गया बेटा? आसान वाला पूछ लेता हूँ। अच्छा जी, मैं हालिमा बेटा देख लो, दोबारा बता रहा हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने 3 तरीके से पढ़ी है बेटा। नंबर 1, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, इसमें सिंपली ऐड कर देते हैं। नंबर 2, जब परपेंडिकुलर होता है, हम इस ये वाला मेथड सीख रहे हैं। और मजे की बात है, इसमें हम सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब एक वेक्टर अगर ऐसे है तो एक वेक्टर ऐसे हो। इनको ऐड कैसे करोगे? इसको उठा के यहाँ पर इसके हेड पे रख देंगे। ऐड कैसे करेंगे इनको? हम बनाएंगे फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, इसके हेड पे रख दिया हमने। और रिजल्ट कहाँ पर होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक रिजल्ट होगा। हर सवाल में इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। फर्स्ट को अगर हमने ए बोला है, इसको हम बी बोला है, तो इक्वेशन तो वही बनेगी आर बराबर ए प्लस बी के, लेकिन वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी। वैल्यू निकलेगी वो पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला हमने कैसे बनाया है? पाइथागोरस से बना के जो फाइनल आंसर हमारा रहा है, इससे हमें सिर्फ आर मिलेगा बच्चों। आर का मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास रिजल्टेंट का, बच्चों वाला फॉर्मूला, कोई मसला ही नहीं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, उसको सब पढ़ लीजिएगा। उसके फर्दर मैंने कोई फॉर्मूला और डिटेल नहीं बताया आप लोगों को। ठीक है, हलीमा समझ में आया? अब 2 वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, एक है 12, और एक ले लेते हैं जी बेटा, ऐड ही करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े ना हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, सिंपल तरीके से ऐड नहीं होंगे, इनका फॉर्मूला हमने सीख लिया है। भाई ये 12 वाली वैल्यू आप लोगों के लिए बड़ी हो जाएगी, थोड़ी छोटी वैल्यू ले ले। चलो इनको ऐड कर लो।
सोल्यूशन के टाइम बेटा आप ही को तो समझाया हलीमा मैंने, इस तरह ऐड करना है इनको। इनको कैसे ऐड करेंगे 3 और 4 को? चलो देख लो, मैं बता रहा हूँ। आप पहले फर्स्ट वेक्टर रखेंगे, पहले तो डायग्राम बनानी है। ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया सेकंड वेक्टर, इनका रिजल्ट हो जाएगा न्यूटन में लिख लो, यूनिट जरूरी होता है भाई। ये आ जाएगा आर, लेकिन आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ डायग्राम बनाई है मैंने। आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर का फॉर्मूला लगाएंगे। आर का फॉर्मूला क्या है अलीमा? देख लो, आपके लिए बता रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब है फर्स्ट वेक्टर, बी का मतलब है सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर था 4 का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 मिलकर कितने हो गए? 25। और रूट से 25 बाहर आके बन जाएगा 5, यानी कि आर का आंसर आ गया 5 न्यूटन। ठीक है अलीमा, अब समझ में आ गया बेटा? ये तो आसान सवाल है, इसमें सिर्फ 2 वेक्टर गिवन होंगे बेटा। 5 ऐसे आया कि जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे ना हम, तो बाहर निकल के 5 बन जाएगा। पहले इस स्टेप में 16 और 9 को ऐड किया तो 25 आ गया इस स्टेप में। और स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे, कैलकुलेटर से ले लो या वैसे भी आपको आना चाहिए, स्क्वायर रूट का याद होना चाहिए, तो आंसर बाहर निकल के बन जाएगा 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। ठीक है बेटा, चलो शाबाश। आई होप आप सबको समझ में आ गया होंगे बेटा टॉपिक्स। फर्दर नेक्स्ट वीक तक का टाइम है हमारे पास, हम इनको समझते रहेंगे। अगर बीच में कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हो, समझ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये भी या फर्स्ट चैप्टर भी। फर्स्ट चैप्टर तो बहुत आराम से समझ में आ गया होगा आप सबको, और आई होप याद भी हो गया होगा। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा टेस्ट भी अच्छा होगा और इंशाल्लाह हमारा असेसमेंट पेपर भी अच्छा होगा। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कल और मंडे को टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा बेटा। मैं कोशिश करूंगा कल के लिए फिजिक्स का टेस्ट दे दूं और मंडे के लिए मैथ्स का टेस्ट दे दूं, लेकिन ये लाजमी नहीं है, अभी मैं देखता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं आपको अनाउंस कर दूँ। नहीं बेटा, अभी कंफर्म नहीं है हसन, अभी कंफर्म नहीं है बेटा। जी हलीमा, कल और मंडे दोनों दिन टेस्ट है। मैंने आज ही लेना था, लेकिन ऑलरेडी आपके 2 टेस्ट थे आज, इसलिए मैंने नहीं रखा बेटा आज टेस्ट। और मैं पहले बता चुका था फ्राइडे को टेस्ट लूंगा मैं। जी जी, सैटरडे को ही है भाई टेस्ट। आपको पहले डेट्स बता दी थी कि सैटरडे को भी हुआ करेंगे टेस्ट। सिर्फ टेस्ट देना होगा बेटा, क्लास नहीं होगी। आपसे लिंक शेयर हो जाएगा, टेस्ट शेयर हो जाएगा, आप सिर्फ टेस्ट देंगे, कोई क्लास नहीं है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिए आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।